पैकेज ले रहे हैं पैकेज के बाद। अस्सलामुअलैकुम, सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ पे मौसम की बात करेंगे। बिल्कुल जनाब। मौसम टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम है, लेकिन बारिशों का सिलसिला अभी भी वही स्कैटर्ड रेन्स हैं। किसी इलाके में बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और कहीं बारिश के लोग मुंतज़िर हैं। बिल्कुल जनाब, प्रेडिक्शन ये थी कि 10 से 15 जुलाई तक तेज़ बारिशें जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हमने देखा कि एक ही बारिश का जो सही तेज़ बारिश का दिन था, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगले दिनों में बहुत तेज़ बारिश होंगी, ये ट्रेलर है, लेकिन नहीं हुई। और यही खूबसूरती है मॉनसून वेदर की कि प्रेडिक्टेड कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। समटाइम्स एक जगह पे बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह पे नहीं होती। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पीटीएमए के मुताबिक 9 और 8 मुहर्रम तो आज है, और 9 मुहर्रम को तेज़ बारिश का इम्कान है बालाई पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन रिजवान, जहाँ हम बारिश के हवाले से बात करते हैं कि हमारी जो लाइफ है उस पर बड़े इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, इसी तरह जो है फसलों पर इनके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। और हम जो है देखते हैं कि पहले जब बारिशें नहीं हो रही थी तो बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप्स अफेक्ट हो रहे थे, और अब बारिशें हुई हैं तो इसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए हैं हमारे क्रॉप्स पर। जी, आपके लिए चलेंगे उकाड़ा, जहां पर मोहम्मद अशरफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। फसलों पर अच्छे असरात क्या हैं बारिश के, वो दिखा रहे हैं आपको। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला उकाड़ा में अब तक 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उकाड़ा शहर और इसकी तीनों तहसीलों में होने वाली बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, वहीं इस बारिश से इंसानों के साथ साथ मवेशियों और फसलों पर भी अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। खुश्क साली की वजह तो ना बहुत ज़्यादा मुतासर होया पिया सी, ते अल्लाह दा एहसान होया है कि एन टाइम ते बारिश हो गई है, ते साडा कमाद कदरे बेहतर हो गया है। अल्लाह पाक ने बारिश दी है, इस दी वजह नाल चारा जिहड़ा वो तुल गया है, बीमारियां तो पाक हो गया है और जानवरों वास्ते काबिल इस्तेमाल है। इस वक्त उकाड़ा ज़िला में चावल की काश्त जारी है, जिसके लिए काश्तकारों को पानी की कमी का सामना था। हालिया बारिश ने पानी की इस कमी को पूरा कर दिया है। हालिया बारिशों की वजह से पानी की कमी पूरी हुई है और हमारी पैदावारी लागत में कमी आई है। उकाड़ा में इस साल 3,90,000 एकड़ पर चावल काश्त किया जा रहा है। चावल के काश्तकारों के लिए बारिश बाइस रहमत है। कई दिनों की मुसलसल और शदीद गर्मी के बाद होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मोहम्मद अशरफ, पीटीवी न्यूज़, उकाड़ा। उकाड़ा में होने वाली बारिश के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, और बारिश के पेश नज़र हम जो है थोड़े परेशान हो जाते हैं रिगार्डिंग एनी प्रिपेयर्डनेस, जो कि हमें लगता है खुदा न खास्ता अगर ना की गई इदारों की जानिब से या हमारी अपनी तरफ से, तो बारिश के बायस बहुत से नुकसानात भी हो सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर पीटीएमए हमीदुल्ला मलिक साहब ने। हमीदुल्ला मलिक साहब से जानेंगे कि क्या इंतज़ामात किए गए हैं बारिशों के पेश नज़र। हमीदुल्ला मलिक साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो बारिशों का सिलसिला कहा तो जा रहा था कि बहुत स्वेरिटी से जारी रहेगा, जो कि नहीं रहा, तो क्या अब इसके आगे इम्कानात हैं कि कुछ स्वेरिटी हो, और इसके पेश नज़र क्या इंतज़ामात किए गए हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। आपने मौका दिया कि हम आपके ज़रिए लोगों तक पहुंच सकें, अपना पैगाम पहुंचा सकें। जहां तक मौसम के हवाले से बात हो रही है कि प्रिडिक्शन कुछ और थी और वो मटेरियलाइज नहीं हुई, तो असल में ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये लॉन्ग टर्म जो प्रिडिक्शन होती है ये सैटेलाइट बेस्ड होती है। तो ये वो इंफॉर्मेशन ये यानी पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट है वो करते हैं, और वो इंटरनेशनल जो सैटेलाइट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन और लेसन्स वगैरह है उनके जरिए, और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसमें जो राडार सिस्टम होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट देता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं होती उसकी जो प्रिडिक्शन होती है। तो मेट डिपार्टमेंट जब शॉर्ट बड़ी क्लोज किस्म की देता है इंफॉर्मेशन, ये फोरकास्ट होती है, तो वो उसमें एक्यूरेसी फिर ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ तक बात है कि तैयारियों के हवाले से, तो उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि पहले आपका स्लॉट चल रहा था बारिशों का और ज़मींदारों का, इसमें आपस में फ़ायदे की बात हो रही थी। अभी तक जो बताया गया था 30% जो है ना बारिशें ज़्यादा होंगी, तो वो 30% बारिशें जो हैं वो बारिशें
نیچے ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک کیچمنٹ جو ایریا ہے جہاں سے پانی اکٹھا ہو کے دریاؤں میں آتا ہے اور پھر وہ سیلاب کا باعث بنتا ہے، تو وہ سیلاب والے حصے میں بارشیں نہیں ہوئی، تو بارشیں نیچے ہوئی ہیں، یعنی وہ زمینوں کے پہ بارشیں ہوئی ہیں جہاں زمینداروں کی فصلیں ہیں تو اس پہ اچھا امپیکٹ آ رہا ہے، تو وہ دریا میں پانی نہیں جاتا، تو ڈیم یا جو دریا اس میں نہیں آتا، تو اس لیے فلڈ کا وہ باعث نہیں بنتا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ابھی بارشوں کے حوالے سے کہ ابھی اگلا ہماری تیاری کے حوالے سے، تو ابھی کافی گنجائش ہے۔ ہمارے جو ڈیمز ہیں وہ تربیلا جو ہے وہ 72 کے قریب، 73 کے قریب ہے، منگلا بھی ایسے 50s میں چل رہا ہے، اور دوسرے جو 3 مین جو دریا آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں، تو ان کے جو ڈیم ہیں ان کی سچویشن بھی ابھی کافی خالی ہے، وہ ان میں ایک 34% پہ ہے، ایک 31% پہ ہے، ایک 24% پہ ہے، تو ان میں بھی ابھی کافی، بلکہ ایک 34 نہیں 37% پہ بھی ایک ہے، تو ان میں بھی کافی گنجائش باقی ہے۔ تو بارشیں اگر ہوتی بھی ہیں اوپر، فرض کریں اوپر والے حصے میں جہاں سے پانی اکٹھا ہو کے دریاؤں میں آتا ہے، تو وہ دریاؤں کے اوپر جو ریزروائر ہیں پہلے ان کو وہ فل کریں گے، پھر وہ فل ہوں گے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی فلڈ کی سچویشن بنتی ہے تو پھر بنے گی، ابھی بہرحال کافی گنجائش ہے۔ اور جہاں تک تیاری کے حوالے سے بات ہے، تو تیاری جو ہے نا یہ پورا سال پروسیس جاری رہتا ہے کہ جب سیلاب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، پھر اس کے بعد اگلی تیاری کہ خدا نخواستہ آتا ہے فلڈ، بارش سیزن آتا ہے تو اس وقت کیا تیاری۔ تو اس وقت ہمارے پاس جو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے وہ ایک تو ہمیں نے مارک کیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے افیکٹ ہوں گے، ان کو مارک کیا ہوا ہے، تو اس کو عام ٹرم جو یوز کرتے ہیں ولنریبلٹی انڈیکس جو ہے نا وہ تیار، یعنی کہ رسک کے حوالے سے تیار ہو کہ یہاں پر زیادہ فلڈ ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے پہلے سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے۔ ریسکیو، ایویکویشن سے ریسکیو، ریلیف، سارے آپریشنز کے لیے وہاں پر چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے ایک اور جو پروسیس ہے وہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، یعنی جنہوں نے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عرصہ دراز سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی ویسے جانتے ہیں اپنے پرابلمس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سلوشن بھی انہوں نے دیے ہیں، تو ہم ان تک پہنچتے ہیں پہلے، جس کو ارلی وارننگ کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو مغربی 3 دریا ہیں، سندھ ہے اور جیلم ہے اور چناب ہے، اس کے اوپر ایک فل فلیج قسم کا ایک سروے کیا تھا جہاں تک پانی جا سکتا ہے، افیکٹ کر سکتا ہے لوگوں کو، تو ان کے رابطہ نمبر ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے ہم ایک جو فلڈ کا ایک میگنیچیوڈ ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ کیوسک اگر پانی آ رہا ہے کسی بھی دریا میں، اگر چناب میں ہے یا جیلم میں یا سندھ میں، جب ہم اس میں یہ فگر ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ موضع افیکٹ ہوں گے، یعنی گاؤں یہ افیکٹ ہوں گے، اور یہ لوگ افیکٹ ہوں گے، اور ان کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے پاس چونکہ ان کے ہم نے سسٹم میں ان کے نمبر جو ہے پہلے سے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی وہ اسی لیول کے جو لوگ جن کے ساتھ چانس ہے کہ وہ اس دفعہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو ان کو میسج جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور میسج ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ جی اتنے بجے فلان ٹائم پہ فلان دن کو تاریخ کے ساتھ کہ اتنے بجے تک آپ کے پاس اتنے میگنیچیوڈ کا ریلا پہنچ رہا ہے، تو آپ یہاں سے اٹھیں اور فلاں جگہ پر آپ چلے جائیں، ایک میسج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو ریسکیو اور ریلیف کے لیے وہاں پر کشتیاں پہلے سے پہنچی ہوتی ہیں، خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پھر وہاں پر کوئی اگر رہ جاتا ہے پیچھے تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، یا ایون کوئی جانور جو ہیں لوگ اپنے نہیں چھوڑتے تو ان تک فیڈ وغیرہ پہنچانی ہوتی ہے یا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہماری ٹیمیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ ضلع والے اس سلسلے میں یہ جو پورا پروسیس ہے یہ اس کے لیے ریہرسل ہوتی رہتی ہے باقاعدہ طور پر، تو یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ 15 مارچ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور 15 جون تک، جب تک ہمارا کنٹرول روم اسٹیبلش نہیں ہوتے، تو یہ موک ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں، اور پورے کا پورا جو عملہ ہوتا ہے اس میں ریسکیو کا عملہ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وہ جو ڈی ڈی ایم اے ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، ان کے چیئرمین جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور سارے محکمے اس میں، سی این ڈبلیو، اریگیشن ہے، سول ڈیفنس ہے،
سوشل ویلفیئر ہے، ریسکیو والے ہیں، اور باقی جو اسکول ایجوکیشن والے ہیں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک باقاعدہ طور پر فل فلیج ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی ایک سینیری ہوتا ہے، جیسے فلڈ آ گیا ہے تو ہر کسی نے کیا کیا رول ہوگا کس کا. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تو لوگوں کی ایک ٹریننگ اورینٹیشن ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ جو مشینری ہے، جو اکوپمنٹ ہے، اس کو بھی ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سچویشن بنتی ہے، اگر اس وقت ہم کوئی موٹر بوٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا اس کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو خراب ہے. تو یہ ساری ٹیسٹنگ جو ہے مارک ایکسرسائز کے لیے کے دوران یہ ٹیسٹ کر لی جاتی ہے. اور جہاں جہاں پر جتنی اس کی رسک زیادہ ہے تو وہاں پر ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے وہ کر دی جاتی ہے اور لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ سے جو ہے نا ہمارے یہ تو ہیں ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی بیسڈ انٹرونشن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ہمارے یہ سسٹم اگر فیل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے پیرالل جو کنونشنل مینز ہیں وہ بھی ہم نے تیار کیا ہوتا ہے. سارا سسٹم تیار ہوتا ہے کہ لوگ جو ایک ہمارا بہت بڑا اچھا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو موضع لیول پہ لوگ دیہاتی لیول پہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم مساجد میں اعلان کروا کے، یعنی اگر فون نہیں بھی چل رہا تو پھر مساجد میں اعلان کروا کے بھی ان تک پہنچا جا سکتا ہے. تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے ہم ان پلیس کرتے ہیں. بالکل صحیح حمید اللہ ملک صاحب. جی. یہ تو تمام تر تیاریاں ہو گئیں، یہ تو تمام تر تیاریاں ہوں گی ریورائن فلڈ کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند برسوں میں فنومینا کافی حد تک چینج ہو چکا ہے. اب ریورائن فلڈ کی بجائے اربن فلڈنگ، فلیش فلڈنگ زیادہ خطرناک ہے. کم وقت میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ دیہات ہو چاہے وہ شہری علاقے ہوں، پھر اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، پانی کھڑا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی چیلنجز تو ڈیولپ ہوئے ہیں کچھ عرصے میں. یہ بہت زبردست پوائنٹ آپ نے، یہ وہ والی چیز ہے جو دریائی سیلاب ہیں اس سے زیادہ یہ جو ہے نا یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بیسیکلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ جو اربن فلڈنگ کا فنامنا یہ ہوتا کیوں ہے. بنیادی طور پر جب بھی کوئی شہر یا کوئی اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نیا کوئی ہاؤسنگ کی سوسائٹی آتی ہے یا جو پہلے بھی بنے ہیں، تو ایک خاص آبادی کے حساب سے بنائے گئے تھے اور پھر ان کے لیے ایک خاص اس آبادی یعنی نمبر آف پیپل جو یا ہاؤس ہولڈ کہہ سکتے ہیں، جتنے گھر اور اس کی آبادی کے حساب سے بنائے گئے تھے، اسی حساب سے ان کی سیور لائن بھی بچھائی گئی تھی. اب یہ ہے کہ وہ آبادی جو ہے وہ پہلے ایک منزلہ مکان تھا، اب ہوتا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک منزلہ مکان کو ختم کیا، وہاں پر انہوں نے فلیٹ بنا دیے، کوئی 8 منزل کوئی 10 منزل. آپ دیکھیں، آپ لاہور شہر کو دیکھیں یا کسی بھی شہر کو آپ غیر نام لیے چلے جائیں تو آپ کو ملٹی سٹوری بلڈنگ نظر آتی ہے. تو اتنے لوگ زیادہ ہو گئے. اب جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان کی واٹر ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. اب ان کی جتنی واٹر ریکوائرمنٹ ہوگی اتنا ہی اس کا سیور سسٹم بھی جو ہے نا وہ پھر کھلا ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ مین جو سسٹمز ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر اس کو ریویمپ بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے، لیکن پیچھے جو ہے وہ چھوٹے سسٹم جو پرائیویٹ سوسائٹیز وغیرہ ہیں تو وہ چھوٹا ان کا سیور سسٹم ہوتا ہے. تو لوگ زیادہ ہو گئے، پانی زیادہ ہو گیا، آگے جب پانی تھوڑا سا، اور یہ سیور کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو وہ پھر وہ اس کے لیے تو آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں تو وہ ان کا بھی جو ہے وہ سیور کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ فلڈنگ کے لیے کوئی ارینجمنٹ وہ نیچرل گریڈینٹ کے حساب سے اس میں جانا ہوتا ہے. اور وہ تو ہمارا سیور بڑی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے یہ جب بارشیں آتی ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا پرابلم یقیناً ہوتا ہے کہ پانی کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ اب گورنمنٹ کی پرائرٹی پہ ہے. گورنمنٹ اس کو بہت اس پہ غور کر رہی ہے کہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے کئی آپشنز بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رین ہارویسٹنگ کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ہر شہر کے اندر جو ہے نا پہلے ڈونگی گراؤنڈ ہوتی تھیں، آپ نے سنا ہوگا، دیکھی بھی ہوگی یقیناً آپ. تو اس طرح کا کچھ فیچر جو ہیں نا ان کو پھر دوبارہ ری انسٹور کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ جو واٹر ریچارج ویلز ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. کچھ جیسے اگر آپ کو اتفاق ہو تو اگر آپ آئیں تو یہ جو باغ جناح ہے اس کے قریب وہ ریزروائر بنایا گیا ہے. پانی جو بارش کا پانی آتا ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور پھر جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، وہی باغ جناح میں کر لیتے ہیں. اس طرح پانی کو، اس کا جو اضافی پانی آ رہا ہے بارش کا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت شامل نہ ہو سیور میں جس وقت ہر طرف سے پانی آ رہا ہو.
تو اس لیے اور اس کی کیپیسٹی کو بھی انہانس کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پرائیویٹ جو سوسائٹی ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر گورنمنٹ جو ہے ان کو پریشر دے رہی ہے، اور ان کو لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ ہر کوئی اپنے طور پر اپنی سوسائٹی کے حساب سے واٹر ریچارج ویل بھی بنائے، اور اس کے ساتھ جو ڈونگی گراؤنڈ کا ہے جو تھوڑا سا پانی سٹور کر لیتے ہیں تھوڑے بھی لیے، وہ لیچ بھی ہوتا ہے، نیچے بھی پلٹ چلا جاتا ہے، تھوڑا انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرتا ہے، تو وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ جو سوال تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ یہ سارے کام جو ہے نا وہ اسٹیٹ اکیلے نہیں کر سکتی، سب جو ساتھی ہیں مل کے کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شہری ہیں، جو ہمارے معزز شہری ہیں، ان کا بھی کچھ رول ہے، جو کہ ان کو بھی چاہیے کہ ایسی سچویشن میں وہ اپنا جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ مثال کے طور پر جو ایسی لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں کے لیے خاص طور پر ان کی تھوڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہے، کچھ ان کے لیے کچھ وہ ایس او پیز ہیں جن کو وہ فالو کریں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کی جہاں تک کبھی پانی آیا ہے، فرض کریں فلڈنگ ہوئی ہے اربن فلڈنگ، تو اس سے اوپر اپنے اپلائنسز وغیرہ رکھیں۔ دوسرا یہ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ لو لائنگ ایریا میں وہ پانی جو ہے نا وہ اپنا کچرا وہاں پھینکتے ہیں، اگر فرض کریں تو وہ سارے کا سارا سیور میں چلا جاتا ہے، اور باقی آرگینک تو بعض اوقات ڈکے ہو جاتا ہے، لیکن جو پلاسٹک بھی اس پہ وہ ڈکے نہیں ہوتا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لائن ہے وہ چوک ہو جاتی ہے اور پھر پانی زیادہ دیر کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو ان کو چاہیے وہ تعاون کریں، اپنے واسا کے ساتھ تعاون کریں، اور جو دوسرے میونسپیلٹیز ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور وہ باقاعدہ طور پہ بتائیں کہ یہاں پر یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ان کو پہلے بھی پتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو وہ فوری طور پر وہ بتائیں۔ اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا لاہور کے اندر مختلف جگہوں پر باقاعدہ طور پہ کیمپ جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے وہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، یہ اللہ چوک جو ہے وہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، اور مشینری بھی وہاں پر اکوپمنٹ پورے کا پورا وہاں پر ڈپلائی کر دیا۔ یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ اب جو عوام کی ذمہ داری ہے وہ کم از کم یہ کچرے والا کام نہ کریں، جب ایسی سچویشن ہو تو پھر جو راشن وغیرہ ہے وہ پہلے سے لے کے رکھ لیں، پھر ان کو اس دوران نکلنا نہ پڑے، اور جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر جو بجلی کے پول ہیں یا تاریں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، پانی جو ہے وہ گلا استعمال کریں۔ تو ایسی سچویشن میں ان کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا حکومت کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اور انشاءاللہ پھر اس میں آہستہ آہستہ جو ریویمپ ہو رہے ہیں تو بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ حمید اللہ ملک صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ نے یہ بات کہی کہ حکومت اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ نے سوسائٹیز کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ بھی ایک مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے پانی کا، اسی طرح رین واٹر ہارویسٹنگ، یہ بھی ایک بہت اچھا کنسیپٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسمال ڈیمز کی کیا اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تھر پارکر میں بے تحاشا چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں، اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی سٹور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے ڈیمز بڑی سوسائٹیز میں یا بڑے ایریاز میں کمیونٹی لیول پہ بنانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تو کمیونٹیز بھی بنا سکتی ہیں، ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہی بہت بڑا ڈیم بلڈ کرے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، اگر اس پہ ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا ہو جائے فار دا ڈیم اور فار سم تھنگ فار دا اسٹوریج آف واٹر، جس طرح بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ اتنا پانی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، انہی جانوروں کے لیے واٹر اسٹوریج کے لیے اسمال ڈیمز کا ایک کنسیپٹ بہت ضروری بھی ہے، اور بہت سے لوگ اب اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے اس بیس پہ کرنا؟ ابھی تو ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی یا اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ یہ بائنڈنگ ہو ہر کسی پہ، یا جس کی بڑی سوسائٹی ہے، اس کے بڑے فارمز ہیں، اس پہ بائنڈنگ ہو، کیونکہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا پانی جو تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، جس طرح ہم نے اربن فلڈنگ کے حوالے سے بات کی، وہ اسمال ڈیمز میں سیف ہو جائے گا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ جو آپ نے چولستان یا تھر کی بات کی ہے تو وہاں پر وہ ٹوبا، اس کو ٹوبا ٹرم یوز کرتے ہیں، تو وہ پانی جو ہے ادھر ادھر سے اکٹھا ہو کے تو وہ تقریباً 1800 کے قریب جو ہے نا وہ ادھر ٹوبا ہیں پنجاب کے اندر جو آتے ہیں، تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اب یہی والی جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا شہروں میں، تو وہاں پر ٹوبا ہے، یہاں پر ڈونگی گراؤنڈ، وہ تھوڑا سا 5-6 فٹ 7 فٹ جو ہے نا اس کو گہرا رکھا جاتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے سارا پانی، اب بارش جو ہے نا اس کا جو پانی ہوتا ہے، آپ اگر کبھی اس کا ٹیسٹ کریں نا تو پہلے جو چند قطرے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ کی جو بارش ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی 30-40 اس کا
جو اس کے لیے یوز کرتے ہیں ٹوٹل ڈیزالو سالٹس جو ہے TDS جو یوز کرتے ہیں تو PPM جو ہے نا پارٹ پر ملین کے حساب سے تو اتنا ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر ہوتی رہے بارش تو پھر اس کے بعد وہ تقریباً نیوٹرل ہو جاتا ہے, یعنی تقریباً وہ زیرو کے قریب ہو جاتا ہے. تو اتنا صاف ستھرا پانی جو ہمارے گراؤنڈ کے ایکویفر کو جا کر صاف کرتا ہے تو اس کو ہم نالے میں بہا دیں, یہ عقل مندی تو نہیں ہے. آپ نے بہت صحیح کہا, یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. بلکہ اب یہ ہے کہ سوسائٹیز جو ہیں جو بنی ہوئی ہیں سرکار کے, تو آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر اب بھی آپ کو نظر آئیں گے ڈونگی گراؤنڈ جو ہے, یہ ماڈل ٹاؤن میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی. اس طرح سوسائٹی جو سرکار کی بنی ہوئی ہیں ان میں تو ہیں, لیکن پرائیویٹ میں یہ کانسیپٹ ابھی اتنا نہیں تھا پہلے. تو اب یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اب اسٹیٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ انسٹرکشن جا رہی ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہو جائے گا. اب اس کا کوئی بائی لاز بنانے کی ضرورت ہے جس پہ تھوڑا کام ہو رہا ہے, اور بہت جلد جو ہے نا یہ اس طرف آ جائیں گے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ دن بدن لاہور کا جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف نیچے نہیں جا رہا, اس کی کوالٹی بھی جو ہے نا, اب اگر فرض کریں ایک آپ کپ چائے کا بناتے ہیں یا شربت کا, تو اس میں اگر میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک پانی اور گلاس ڈال لیتے ہیں یا ایک کپ دودھ کا ڈالتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ بیریبل ہو جاتا ہے, یعنی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہو جاتا ہے. تو پانی جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ کر دیتا ہے, جو نیچے سے پہلے جن کی جو کنسنٹریشن ہے سالٹس کی زمین کے اندر جو پانی ہے تو اس کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے, اور وہ مطلب اس کی کوالٹی کو بہتر کر دیتا ہے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے, اور اس کے لیے جو واٹر ریچارج ویلز ہیں وہ بھی اس لیے یہی کانسیپٹ ہے کہ پانی جتنا اندر سے نکال رہے ہیں اتنا پانی صاف ستھرا اس کے اندر ڈالیں بھی صحیح, تاکہ وہ اس زیر زمین پانی کو ایک تو ریچارج کرے اور دوسرے نمبر پر اس کی کوالٹی کو بہتر کرے. بالکل صحیح, بہت شکریہ حمید اللہ ملک صاحب, ڈائریکٹر PD پنجاب. آپ بات کر رہے تھے آج موسم اور خاص طور پر مانسون کے حوالے سے تیاریاں کیا ہیں, اور ہم نے نہ صرف اسٹیٹ کی بلکہ عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, درخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین. ثبات اور حوصلہ ہے کربلا, عزم و ہمت کی انتہا ہے کربلا. اخوت محبت اور وفا ہے کربلا. بیداری کی منزلیں طے کرتا ہوا انسان کر رہا ہے عقیدت سے یہی اعلان, ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. اشکوں میں ڈوبی ہوئی کیفیات, محرم الحرام کی عقیدتوں سے سجی خصوصی نشریات, ہمارے ہیں حسین. صرف PTV ہوم پر. حسین منی و انا من الحسین, فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے. جی تو اب بات کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی, اور کھیلوں کے میدان کا رخ کریں تو فٹ بال اور یورو کپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپین جو ہے جیت چکا ہے میچ اور انگلینڈ کو ہرا دیا یورو کپ. اسپین نے بڑا شاندار میچ کھیلا ہے, انگلینڈ نے بھی اچھا مقابلہ کیا. یہ مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا پہلے ہاف تک, جبکہ دوسرے ہاف میں پھر گولز ہوئے اور ٹیمز نے ایک اچھے مقابلے کے بعد جو فائنل کی اسپرٹ تھی وہ نظر آئی. اسپین نے جس طرح سے مقابلہ کیا, انگلینڈ نے بھی اچھا مقابلہ کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا اینڈ وکٹری اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے, جس کا گیم پلان زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور پھر جو جشن منایا گیا ہے اسپین کی جانب سے یورو کپ جیتنے کے بعد, یقینی طور پر یورپ کی تمام ٹیمز میں
चैंपियन होना एक एजाज़ की बात है और स्पेन ने ये टाइटल हासिल किया है और 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला पहला मुल्क, वाहिद मुल्क बन गया है स्पेन। अब रुक करते हैं जी कोपा अमेरिका की, जिसमें अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया था और अर्जेंटीना ने जीत लिया है। और अभी जो अर्जेंटीना में जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, और अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे थे, खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जो जश्न का समा है वो भी फुटबॉल फैंस जो हैं दे कैन एसोसिएट विद इट, कि कितने ज़्यादा जो है उनकी फीलिंग्स अटैच होती हैं विद द फुटबॉल। और कोपा अमेरिका में हम देखते हैं कि जिस तरह से टीम्स आमने सामने होती हैं, अर्जेंटीना और कोलंबिया की टीम्स आमने सामने थी, तो इस दौरान तमाशाइयों के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी भी होती है, ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर बल्कि बाहर भी स्टेडियम के। लेकिन इन एंड अर्जेंटीना ने एक दफ़ा और ये टाइटल अपने नाम किया है। बिल्कुल जनाब, और ये स्किल्स होती हैं, और ये स्किल्स जो है इनको पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह की स्किल्स होती हैं यूथ में, और यूथ अगर अपने स्किल्स को पॉलिश करे या उसको ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे मेंटर्स मिल जाएं जो इनको पॉलिश करें, तो वो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। और लेकिन आज एक बात तो है ना महानूर, जी। इससे पहले कि हम आज के दिन की बात करें, अभी महानूर मुझे कह रही थी कि यूथ का ना कोई एक ब्रैकेट होता है, ऐसा होता है? बिल्कुल जनाब, 35 ईयर से ऊपर कोई यूथ नहीं होती, और दिल बहलाने के लिए ना रिजवान अपने आप को जो है ना यूथ में इंक्लूड कर रहे हैं। खैर, बट वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो है ना इट इज नॉट अ नंबर। स्किल सीखने की कोई उम्र नहीं है, इट इज नॉट अ नंबर। सीएसएस आपने करना उसके लिए स्पेसिफिक आपकी एज होती है, आपने जॉब करनी है उसके लिए स्पेसिफिक एज होती है, रिटायरमेंट के लिए स्पेसिफिक एज होती है। यू कैन नॉट से एज इज जस्ट अ नंबर। सो ज़रा हम स्किल्स के हवाले से बात करते हैं, और यूथ स्किल्स डे आज मनाया जा रहा है। 15 जुलाई है और इस दिन का आगाज़ 2014 से स्टार्ट हुआ। इस दिन की क्या अहमियत है, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। हुनरमंदी को तरक्की का जीना यानी कामयाबी की जमानत कहा जाए तो बेजाना होगा। अगर हम हुनर से आरी हैं तो समझे दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसी अहमियत की आगाही के लिए दुनिया भर में आज नौजवानों की महारतों का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2024 का थीम अमन और तरक्की के लिए नौजवानों की महारत रखा गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि दौरे जदीद में नौजवानों की कामयाबी महारत सीखे बगैर मुमकिन नहीं। किसी भी कौम की तरक्की हुनरमंद अफराद के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी हुनरमंद अफराद की बहुत कमी है। मगर लाखों पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो दयारे गैर में रहकर IT और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारतों के बाइस सालाना करोड़ों डॉलर्स कमाकर कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान की 65% से ज़ायद आबादी नौजवान है। अगर इनके लिए तालीम और हुनर का सामान किया जाए तो ये नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हमें नई नस्ल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा ताकि नौजवानों को हुनरमंदी के जेवर से आरास्ता करके खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। वैसे तो हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स सीखने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन ये ख़ास तौर पर नौजवानों के स्किल्स के हवाले से बात हो रही थी। आज का दिन मुख्तस किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की चेयरपर्सन मोहतरमा गुलमीना बिलाल अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, तो उन्हीं से जानते हैं आज के दिन की अहमियत भी और इस सेक्टर में क्या काम हो रहा है। गुलमीना साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में जब हम नौजवानों के चैलेंजेस देखते हैं तो ऐसे में स्किल बेस्ड उनको तालीम देना कितना ज़रूरी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मदू करने का। और मेरे ख्याल में आज के दौर, कल के दौर और आने वाले कल के दौर में स्किल्स की अहमियत जो है वो हम उसको ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते। स्किल्स जो है, अभी मैं आपकी रिपोर्ट भी सुन रही थी, देख रही थी, और आपकी आपस में गुफ्तगू भी बड़ी ही दिलचस्पी से सुन रही थी। अगर आप 18 साल आपकी उम्र है और आप पाकिस्तानी शहरी हैं, और वैसे तो नौजवानों की एक डेफिनेशन है, लेकिन आज के दिन के लिए कम से कम नाफ्टैक के करीब 60 साल का भी हम कहते हैं कि जी अगर आप कोई हुनर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। तो अगर 18 साल की उम्र है आपकी, कम से कम पाकिस्तान की शहरी हैं, तो हर पाकिस्तानी मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर, उनको वो हक हासिल है कि वो किसी भी कोर्स, कोई भी स्किल, कोई भी हुनर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नाफ्टैक के या सूबाई टेफ्टस के किसी भी कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आप IT की स्किल्स भी हमारे पास हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेड्स भी हैं,
اور जिसे हम कन्वेंशनल या रवायती स्किल्स कहते हैं, जो बहुत वेल पेइंग है, हाई रेमिटेंस भी है, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर भी काफ़ी रिवॉर्डिंग है। वो कन्वेंशनल हमारे ट्रेड्स हैं, जिसमें मेसन्स और जो है टेलर्स और वेल्डर्स, प्लम्बर्स जो हैं वो भी शामिल हैं। आईटी ट्रेड्स में हमारे पास हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाते हैं एक स्पेक्ट्रम पे, और पाइथन के कोर्सेज भी हमारे यहाँ आप सीख सकते हैं। तो ये इसकी अहमियत जो है, इसकी अहमियत तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हमारी यूथ ब्लेसिंग है, माशाल्लाह, जो पाकिस्तान में हमारे पास इतने नौजवान हैं, उनको एक जिसे कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी और एक कैशेबल अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए बना सकते हैं थ्रू स्किल्स, थ्रू हुनर। गुलमीना साहिबा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि कम से कम 18 साल की एज और पाकिस्तान के शहरी आप हैं तो आप किसी भी स्किल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें वो प्लेटफॉर्म्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने एक दो दफ़ा विज़िट किया वेबसाइट्स भी, और जो ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैट्रिक के बाद या फिर एफएससी और एफए के बाद सीखना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ अब स्किल का होना, ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी बिल्कुल, इसमें ये है जी कि अब से पहले ये होता था कि अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते थे, और वो एक इश्तिहार था और उसमें कोई 400 से ज़्यादा जो हैं वो आपको कोर्सेज़ जो हैं वो हम एडवर्टाइज़ करते हैं। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी रहती थी, और अब इस साल हम ये कर रहे हैं, एंड ऑफ जुलाई अगस्त से हमारे इश्तिहार जो है वो आप देखना शुरू कर देंगे। इसमें हम लोगों ने क्लस्टर्स बनाए हैं, तो माइनिंग का एक क्लस्टर होगा, आईटी का एक क्लस्टर होगा, ब्यूटिशियन कोर्सेज के एक क्लस्टर्स होंगे। सो मुख्तलिफ जो हमारे सेक्टर्स हैं, हमारी जो स्पेशलिटीज़ हैं, उसके हम लोग जो हैं वो सीधा हम लोग इश्तिहार जो है वो दे रहे होंगे, ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी। और आज जो है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितना हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ईमेल्स, थ्रू हमारी हेल्पलाइन भी है, तो उसके थ्रू जो है वो आप हमें एडवाइस भी कर सकते हैं कि हम बेहतर कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए क्या ला सकें। सो प्लीज़ वॉच आउट, हमारे इश्तिहार के लिए क्लस्टर स्पेसिफिक हमारे इश्तिहार होंगे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया। और इसका जी हर जो कोर्स हम लोग जो एडवर्टाइज करते हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड है या रवायती कोर्स है या आपके इंडस्ट्रियल स्किल्स के कोर्स हैं, उसका जो है वो एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो एक छोटा सा बड़ा बेसिक सा एग्ज़ाम दे दें, ताकि जो आपके जो स्टूडेंट्स जो कि वाकई संजीदा हैं वो ही आएँ, और उनको भी एक लगे कि भाई ये हमारा कोर्स करिकुलम है। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जी इस एंट्री टेस्ट से पहले भी और बाद में भी कि जी आपको ये कोर्स आप सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप सीखेंगे, और उसके बाद जो है मार्केट में आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सो हम कोशिश इस साल कर रहे हैं कि एक क्लस्टर स्पेसिफिक हो, ऑनलाइन हमारे टेस्ट हों, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज ये टेस्ट करवाएगा। नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज जो है वो आपको किसी एनटीएस सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा, एनटीएस वाले जो हैं वो आपके करीबी लॉजिस्टिकल लोकल सेंटर्स में वो खुद आएंगे आपके पास। सो द ट्रिक इज़ द मेन थिंग इज़ कि आप जो है कुछ थोड़ा सा एंड ऑफ जुलाई बिगिनिंग ऑफ अगस्त वॉच आउट फॉर आवर एड्स। सही। गुलमीना साहिब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह क्लस्टर बेस्ड जो एडवर्टीज़मेंट है और कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो वो बिगिनर लेवल का जब कोर्स करवाया जाता है और उसकी एडवांस फॉर्म सीखनी हो, तो क्या उसका नेक्स्ट फेज़ होता है, एडवांस में भी वही कोर्स दोबारा करवाया जाता है, या सिर्फ बिगिनर्स लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है और फॉर द एडवांस लेवल दे हैव टू चूज़ अनदर इंस्टीट्यूशन और एनी अदर थिंग? मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जी, लेवल 1, लेवल 2 और then we move on to the levels. पहला जो है, आपने जिस लेवल का भी कोर्स आपने करना है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं और आपने अपनी मेन डिग्री के साथ साथ जो है वो एडिशनल अपने कोई स्किल्स जो हैं वो आपने उसको सीखना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल का लेवल 4, लेवल 5, लेवल 3
का आप कोर्स कर सकते हैं। जिस लेवल में भी आप नाफ्टेक या सूबाई टेफ्टा की किसी कोर्स में जब आप एंटर करेंगे तो पहली मर्तबा वो कोर्स जो है वो फ्री होगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा वो कोर्स कर लिया है, कोई भी लेवल है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, और आपने उसको अपना स्केल अप करना है तो उसकी छोटी सी फिर जो है वो फी होगी, और आपकी मर्जी है आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। और गुलमीना साहबा, हम देखते हैं कि हमारा जो एक प्रॉब्लम है, यूथ का प्रॉब्लम रहा है, हमने भी फेस किया है कि बूम आता है एक सेक्टर का, एक स्किल का, जिसमें कुछ लोग अपना करियर बनाते हैं, फिर तमाम लोग उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, बहुत सारे नौजवान इंटरेस्ट लेते हैं कि शायद इसमें आपको बहुत कम वक्त में आप अच्छा स्किल सीख सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है आपका पर्सनल भी और स्टेट का भी। अब इनकी सेग्रीगेशन कैसे की जा सकती है ताकि तमाम सेक्टर्स में स्किल्स डेवलपमेंट और बच्चे उसी तरह से इंडस्ट्री के लिए तैयार किए जा सके? देखिए जी, 2-3 इसमें बातें हैं। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक फ्लैश इन द पैन, एक ट्रेंड शुरू हो जाता है और उस ट्रेंड में मैं और आप बह जाते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं, 2-3 काम कर रहे हैं। एक तो नंबर 1 ये है कि जो जॉब्स ऑफ टुडे एंड जॉब्स ऑफ टुमारो, कि आज कौन सी अवेलेबल हैं और कल पोटेंशियली कौन सी अवेलेबल होंगी, उसकी हर कोई, अगर आईटी के हवाले से हम बात करें तो हर कोई एआई की आजकल जो है वो गुफ्तगू चल रही है। तो हमने ये देखना है कि हमने नौजवान जो है या अपने आप को हमने आज के लिए तो हमने प्रिपेयर करना ही है, तरबियत लेनी ही है, लेकिन हमने कल और परसों की भी फिक्र करनी है। इस पे अब हमने अपना करियर जो ट्रैजेक्टरी है उसको थोड़ा सा प्लान आउट करेंगे। अब वो करियर ट्रैजेक्टरी जो है वो किसके साथ बैठ के आप प्लान करेंगे, वहाँ पे हमारा जो, मैं समझती हूँ कि जो नाफ्टेक का जो अगर मैं बिजनेस टर्म्स में गुफ्तगू करूँ तो ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ज़ाती राय है कि नाफ्टेक का जो कस्टमर है वो हमारी मार्केट और इंडस्ट्री है। इसलिए हमारी कोशिश ये है इस साल कि हम इंडस्ट्री के साथ बैठ के हम ये समझें कि इनकी इंडस्ट्री की आज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ज़रूरियात क्या है, और कल और परसों की क्या होंगी। डोमेस्टिक मार्केट की, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की क्या है, रीजनल की क्या है, और फिर ग्लोबल की क्या है। इसी इंफॉर्मेशन को हम, ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये नौजवान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रिफ्लेक्ट करें, ना सिर्फ अपने द काइंड ऑफ कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग, बट ऑल्सो जो हमारा निसाब पढ़ाया जा रहा है और जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, ये सब जो है, ये फीडबैक लूप जो है इंडस्ट्री से, मार्केट से, ये इसके अंदर हम लोग अपने काम में इसको रिफ्लेक्ट करें। तो ये जो मैं अभी मैंने अर्ज किया, ये क्लस्टर स्पेसिफिक और इसकी बाइफिकेशन, और ये वो सारे मशवरे हैं जो कि इंडस्ट्री ने, मार्केट ने हमें दिया है। अब हम आते हैं कि रिक्वायरमेंट्स, अगर आप एक नौजवान हैं और आप ये शो देख रहे हैं, तो अगर आपके जहन में कि मैं इसको प्लान किस तरह करूं, देखिए इसमें जो हमारे जो कन्वेंशनल ट्रेड्स हैं, इसमें अगर आप एक अच्छे वेल्डर हैं, अगर आप एक अच्छे प्लम्बर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप समझते हैं कि ये तो मेरे लिए तो ये जो आज की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज के मौके हैं, मैं कम्प्लीटली इससे डिस्कनेक्टेड हूँ। हम कुछ अरसे में एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है डेविड एंटरप्रेन्योर। यानी कि अगर मैं एक कारपेंटर हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया है फॉर अ फर्नीचर लाइन, लेकिन मेरे पास वसाइल तो एक तरफ वसाइल नहीं है, लेकिन एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडिएशन, कि मैं आइडियाज़ को किस तरह मैं इसको इनिशिएट करूं, कंसीव करूं और फिर इसको थोड़ा सा ट्रैश आउट करूं। तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है, अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर मैं कारपेंटर हूँ, प्लम्बर हूँ, मेसन हूँ, तो हम आपको, हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक हम लोग आपको जो है वो इकोसिस्टम देना चाहेंगे। और ये डेविड एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम हम अगस्त तक हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। और
इसमें हम लोग जो हैं साल में 2 बैचेस होंगे। पहला कोहर्ट 36 अफराद का होगा, दूसरा कोहर्ट भी 36 अफराद का होगा, और उसमें हम लोग जो हैं, जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो कि जिनके फर्नीचर के बिजनेसेस हैं, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस हैं, एंड मतलब नेम द ट्रेड, उस पे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और कुछ थोड़ी सी सीड मनी जो है वो भी दी जाएगी। सो द आइडिया इज़ कि एक तो इंडस्ट्री के साथ बैठ के आप अपना निसाब, अपना जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, अपनी टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बेहतर करें। जहाँ पे आपको तरबियत दी जा रही है, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, उनकी हम लोगों ने बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू की हुई है, तो वो क्वालिटी भी जो है वो बेहतर की जाए। और साथ ही साथ हम लोग रीजन में, मुल्क के अंदर और ग्लोबली जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयज़ के साथ, मार्केट के साथ बैठ के हम देख सकें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ताकि एक जो डेबिट काउंसलिंग है वो भी दी जाए। वो अफराद जो कि अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम भी लॉन्च हो। सो दिस इज़ द सीरीज ऑफ, दिस इज़ द होल मेन्यू ऑफ ऑप्शंस जिस पे हम काम कर रहे हैं। मैंने ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की, इदारों की बात की। मैं ये ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे अक्सर लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि जी फ़लाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये इशू है, वो इशू है। ये मैं बताती चलूँ कि NAFTAC का अपना कोई भी इदारा पूरे मुल्क में नहीं है माँ सवाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद। इसके अलावा हमारा कोई भी अपना कोई इदारा नहीं है। हाँ, इदारे हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, इदारे उसके लिए अप्लाई करते हैं, और सबसे जो हम समझते हैं कि जो बेहतर इदारा है उसको हम जिम्मेदारी देते हैं कि आप नौजवानों को इस ट्रेड में आप स्किल दें। पहले हम पिछले साल तक कोई मॉनिटरिंग नहीं हुआ करती थी, अभी हमने बायोमेट्रिक्स, CCTV कैमरा और थर्ड पार्टी इंटरनेशनल मॉनिटर्स से हम लोगों ने मॉनिटरिंग शुरू करवाई है, ताकि स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो और वो आज की नौकरी और आज की कारोबार और कल की नौकरी और कल के कारोबार के लिए तैयारी बेहतर उसकी हो सके। सही सही, अमेजिंग। थैंक यू सो मच गुलमीना बिलाल अहमद साहिबा, आपके कीमती वक्त पर। उन्होंने कहा कि कल को किसी ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी गाइडेंस दी जा रही है, एंड दैट्स क्वाइट अमेजिंग। और हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर जब इस तरह के कोर्सेज करवाए जाएंगे, इतनी कम फ़ी में करवाए जाएंगे, तो आई बिलीव कि समर्स ब्रेक चल रहा है और तमाम लोग जो फ्री बैठे हैं उनको चाहिए कि कोई ना कोई कोर्स लाजमी करें। जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, कुकिंग के, बेकिंग के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, तो डू समथिंग ताकि आपको कोई ना कोई अल्टरनेट वे मिले, सोर्स ऑफ इनकम का भी, सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन का काम भी। तो आए ना। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, लेकिन मंडे है आज और मंडे को हमारे साथ रिजवान कौन होता है? मंडे को हमारे साथ होते हैं मज़हर शहजाद खान साहब, और मज़हर भाई को हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक मज़हर भाई, आप तशरीफ़ ले आएँ। यकीनी तौर पर आज भी कुछ आपके जहन में ऐसा शाहकार होगा जिस पर हमारे तमाम नाजरीन सोचेंगे और समझेंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ होगा, तो इजाज़त। जी, आप आगाज़ कीजिए। और अब चूँकि मौसम की बात की थी, तो मौसम जैसे बदलते हैं, तो अभी कुछ देर पहले मैं मानूर से बात करता कि थकावट से होता है, मौसम तब्दील होती है, या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज होना शुरू होती है, थोड़ा सा लथार्जिक, ऐसे ही बैठे बिठाए, सुस्ती, काहली, और उसकी वजह से फिर हमें फील होता है कि कुछ कमी सी है, लेकिन वो कमी नहीं होती, वो कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरियाज अटैक कर रहे होते हैं। बिल्कुल जनाब, जहां हम इस मौसम के हवाले से बात करते हैं, शायरों ने भी बहुत सी चीज़ें इस हवाले से लिखी हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि इस मौसम में कितने कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं, ये नहीं लिखा कि इस मौसम में बीमारियां कौन कौन सी लाहक होती हैं। वो हम आज कवर करेंगे सुबह पाकिस्तान में, और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, पिम्स से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और आपसे जानना चाहूँगी, क्या वाकई इस मौसम में बीमारियाँ मुख्तलिफ होती हैं और कीड़े मकोड़े जो निकल रहे होते हैं वो हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं, या उनकी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है? वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मौसमों का असर जो है ना वो आपके मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो शायरों ने शायरी कही है वो उसी से रेलेवेंट है काफ़ी हद तक।
जहाँ तक बीमारियों का ताल्लुक है तो हर मौसम में कोई ना कोई बीमारी जो है वो प्रेवलेंट रहती है। अब गर्मियों की बात करें तो उसमें जो गर्मी की हिद्दत होती है उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, लेकिन मॉनसून की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि गर्मी तो होती ही है, उसके साथ बारिशें भी होने लगती हैं और जो एनवायरनमेंट है आपका वो हॉट और ह्यूमिड हो जाता है, यानी कि उसमें नमी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और बारिशें चूँकि थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा हो रही होती हैं तो डिफरेंट बीमारियां उसमें फैल सकती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर मौसम में कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन मॉनसून में थोड़े इंसेक्ट बाइट ज़्यादा होने लगती हैं और तरह तरह के स्किन इन्फेक्शंस होने का ज़्यादा डर होता है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ लोग जब बारिश में निकलते हैं तो आपको पता है कि जब बारिश होती है तो उसके साथ सिर्फ प्योर वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से इचिंग हो सकती है और इसके अलावा डिफरेंट बीमारियां लाइक स्केबीज़ हो सकती है, फंगल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि जो फंगाई होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो फंगल स्किन के इन्फेक्शंस और इसके अलावा जिसको रिंग वॉर्म वगैरह कहते हैं, ये सब डिजीज़ होने का चांस होता है। एक्नी बढ़ जाती है क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वो आपकी स्किन को ज़्यादा मुतासर कर रहा होता है। ये तो वो जी प्लीज़। हम देखते हैं कि इस मौसम में एकदम से बुखार भी हो जाता है, एकदम से नज़ला ज़ुकाम, गर्मी में नज़ला ज़ुकाम होता है, फिर एक सबसे मेजर फैक्टर जो इस नमी की वजह से होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है, हब्स का मौसम है। ये कितना मुतासिर करते हैं और इनकी रीजंस क्या होती हैं, खासतौर पर बुखार और नज़ला ज़ुकाम की इस मौसम में? जी, इसकी ज़्यादा वजह जो है वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि इस एनवायरनमेंट में डिफरेंट वायरसेस जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उनको एक मौका मिलता है कि वो अटैक कर सकें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता वो जल्द बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इन्फ्लुएंज़ा का होना और इसके अलावा बाकी जो कॉमन कोल्ड के वायरसेस हैं वो ज़्यादा अटैक करने लगते हैं। और बॉडी में जो टेम्परेचर वाली आप बात करें सिर्फ उसकी एक वजह सिर्फ वायरल इन्फेक्शन ही नहीं है, और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि मॉनसून में ज़्यादा होने का डर होता है, जिसमें कि कुछ ख़ास बीमारियां हैं जो पानी से या फूड से फैलती हैं, जिसमें कि टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन बीमारी है। ऑल्दो पाकिस्तान में पूरा साल टाइफाइड के केसेस आते रहते हैं, लेकिन मॉनसून में इनके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये वाटर या फूड बॉर्न डिजीज़ है। कंटेमिनेटेड वाटर से जो भी फूड मुतासिर होगी उसमें टाइफाइड हो सकता है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी जिसको कहते हैं, उसमें बुखार की कैफियत होती है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये काफ़ी सीरियस बीमारी भी हो सकती है। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी है डॉक्टर साहिबा कि हम रोड साइड से चलते हुए कोई भी चीज़ पी लेते हैं, कोई भी चीज़ खा लेते हैं, उस पर मक्खियाँ भी बैठ रही हों, हम नहीं देखते। और जिस तरह कीड़े मकोड़ों के हवाले से बात की तो इस मौसम में वो ज़्यादा उनका एक ब्रेकआउट हो रहा होता है, वो निकल रहे होते हैं। तो ऐसे में हम मौसम को एंजॉय भी करना चाह रहे होते हैं इन चीज़ों के साथ साथ, लेकिन एक और काम करते हैं, हम बरसात की जो बारिश होती है, मानसून की बारिश में नहाते हैं, उसके बाद जिस्म पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, अजीब से छोटे छोटे रेडिश दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? बारिश के पानी तो साफ़ होता है, फिर ऐसे क्यों होता है? जैसे मैंने पहले कहा कि बारिश के पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं है, अगर उसमें बहुत सारी कंटेमिनेशंस भी शामिल हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं, मिट्टी, धूल, वायरसेस, बैक्टीरिया, फिर ख़ास तौर पर अगर जिस इलाके में आप रह रहे हो वहाँ पे हाइजीन का सही ख्याल ना हो, सपोज़ वहाँ पे ड्रेन्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं तो पानी वहाँ खड़ा हो जाएगा, और खड़े पानी के अंदर आपको मालूम है कि सिर्फ ज़ाहिर है बारिश का पानी वैसे तो साफ़ होगा, लेकिन जब वो स्टेगनेट वाटर होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर अगर ड्रेन्स भी ब्लॉक हो गए हैं इस मौसम के अंदर तो फिर तो स्किन की डिजीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ फंगल इन्फेक्शन जैसे मैंने कहा वो मुतासर करते हैं। और जो खड़ा पानी होता है वो मच्छरों की अफजाइश के लिए बड़ा सूटेबल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें डेंगू बड़ा कॉमन है, मलेरिया हो सकता है, फिर इसी तरह से कुछ और बीमारियां जैसे लेप्टोस्पायरोसिस, ख़ासतौर पर ये जो चूहे होते हैं अगर इन्फेक्टेड इनकी स्क्रीशंस जो होती हैं वो भी पानी में शामिल हो जाएं, और ख़ासतौर पर यही पानी आप नहाने के अलावा अगर उसको पीने के पानी में भी इस्तेमाल करने लगें, क्योंकि वो कंटेमिनेट हो जाता है पीने का पानी भी, अगर आपके पाइप्स वगैरह जो हैं उसमें कोई ब्रेक्स हैं या टूटे फूटे हैं या पुराने हैं, रस्टी हैं, तो पीने का पानी भी मुतासर हो जाता है डिफरेंट बीमारियों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से। तो इसमें टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इसके अलावा कुछ रेयर डिजीज़ हैं जो और मच्छर से फैलती हैं, जिसमें चिकनगुनिया भी शामिल है, ये सब बीमारियां होने का बहुत डर होता है। तो जब भी बारिश में अगर कोई नहाए तो उसके फ़ौरी बाद चाहिए कि साफ़ पानी से नहाएं, कपड़े चेंज करें और फौरी तौर पर स्किन को ड्राई करें। और अब तो स्मॉग की वजह से देखते हैं कि बारिश का पानी भी कंटेमिनेटेड होता है, और उसका बिल्कुल जो अर्ली रेन होती है वो जो बिल्कुल शुरू के जो बारिश के कतरे होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। तो डॉक्टर साहब इनसे बचा कैसे जाए इस मौसम में, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, हम मच्छरदानी भी लगा सकते हैं, मलेरिया से, डेंगू से बच सकते हैं, लेकिन टाइफाइड मौजूद है, खाने में शामिल है। अगर हम वही गदला पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करें तो हमें स्किन डिजीज़ का इशू हो सकता है।
क्या एहतियात की जाए? एहतियात ये है कि सबसे पहले तो सफाई का बहुत ख्याल रखा जाए, पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखा जाए। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसे साफ़ सुथरा रखें, पानी को खड़ा ना होने दें, और अगर कहीं पे मच्छर वगैरह हैं तो वहाँ पे स्प्रे करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, लॉन्ग स्लीव्स पहनें, और कोशिश करें कि जब भी कहीं से आप हो के आएँ या किसी भी चीज़ को टच करें तो साबुन पानी से हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएं, ख़ासतौर पर अगर आप बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट फूड्स होती हैं वहाँ से खाना लेके बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ख़ासतौर पर रॉ फूड्स जो होती हैं जिसमें सैलड्स हैं। वो तो लजीज ही बहुत होता है। जी ये बात तो है, लेकिन अगर वेल कुक्ड फूड है तो फिर इशू नहीं है, लेकिन जो सैलड्स हैं, रॉ फूड्स हैं, उनको स्ट्रीट से लेके बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पानी साफ़ सुथरा इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करें कि फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो पानी को बॉयल करके अच्छे से उसको इस्तेमाल करें। और घर में सब लोगों को सफाई के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर। सही। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, ख़ास तौर पे खाने बनाते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में? सफाई के हवाले से आपने बात की, हम अक्सर कहते हैं बाहर के खाने साफ़ नहीं है, लेकिन घर में भी जो ख़वातीन बना रही होती हैं वो पसीने से शराबूर हुई होती हैं। तो अब इस चीज़ में क्या आप कहेंगे बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि आपके पास तो केसेस बहुत से आते होंगे इस चीज़ से? बिल्कुल ऐसी बात है। खाने में देखें जो सिंगल एक प्रिंसिपल जिसको फॉलो करना चाहिए, एक तो जो भी चीज़ आप पका रहे हैं उसको अच्छे से धोएं रनिंग वाटर के अंदर। ख़ासतौर पर जो अनकुक्ड चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उनको तो बहुत ही अच्छे से धोएं आप। इसके अलावा जो पका रहे हैं वो अच्छे तरह से कुक करें उसको, ताकि कोई भी रॉ चीज़ ना रह जाए। ख़ासतौर पर गोश्त वगैरह जो आप खाते हैं तो अनकुक्ड या आधा हाफ कुक्ड नहीं होना चाहिए। सही। इसके अलावा वैक्सीन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो डिजीज़ वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ख़ासतौर पर टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवानी चाहिए, उससे काफ़ी हद तक बचत हो सकती है कि आपको टाइफाइड ना हो। और ये किस एज में और कौन कौन सी और किसी भी एज में लगाई जा सकती है। सही। तो ये डायरिया भी इसी मौसम में ज़्यादा ब्रेकआउट करता है, हैज़ा जिसे कहते हैं? जी बिल्कुल, कॉलरा जिसको आप कहते हैं ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ख़ास तौर पर मॉनसून में इसकी आउटब्रेक्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसकी भी मेन वजह यह है कि साफ़ पानी में गंदला पानी जो है वो मिक्स हो जाता है और कंटेमिनेट हो जाता है, और किसी तरह से आप उसको पी लेते हैं और उसको वज़ू के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस तरह से वो बॉडी में एंटर हो जाता है। कुछ और फ्रूट्स उसमें भी भी हैं हाइजीन जिनकी वजह बहुत से- मैटर करती है। फ्रूट्स भी हैं उनकी वजह से हो जाता है, जैसे तरबूज, अगर बेमौसमा तरबूज आप खा लें, रात के वक्त आप कोई और फ्रूट खा लें तो पता चलता है कि कुछ देर के बाद आपको हैज़े की शिकायत शुरू हो गई है। देखिए एज सच किसी फूड या किसी फ्रूट के अंदर कोई बैक्टीरिया एज सच नहीं होते, लेकिन उसका ताल्लुक जैसे मैंने पहले कहा कि हाइजीन के साथ उसका गहरा ताल्लुक होता है। सो ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास किस्म की आपने फूड खाई है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद थे, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन फ्रूट्स जो हैं वो अगर आपने अच्छी तरह से वॉश किए हैं और उनको अच्छे से पील ऑफ करके खाया है तो उसमें बीमारी होने के चांसेस नहीं होते। बिल्कुल सही। सही। अच्छा, मैं अब आपसे डॉक्टर नसीम ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा अच्छे से रनिंग वाटर से वॉश करना है। रिजवान ने एक वर्ड यूज़ किया बेमौसमी फ्रूट। अब हम देखते हैं हमारे पास हर मौसम में हर फल मौजूद है, वो कोल्ड स्टोरेज का आता है, टिन पैक्ड है। क्या ये भी मुतासर करता है इस मौसम में? और वैसे कहा ये जाता है जो कि मेडिकल साइंस नहीं मानती कि इस मौसम में आपका जिस्म भी बहुत ज़्यादा लाइट हुआ होता है और कच्चा हुआ होता है। अगर आप ऑपरेशन कराएं, कोई ज़ख्म हो जाए तो ये भरता नहीं है, या पुराने दर्द जाग जाते हैं, जिसको हड्डियों का दर्द हुआ। अभी बहुत सी खवातीन हम ये कहते सुनते हैं जिनका सिजेरियन हुआ है कि अभी हमें दर्द होती है। तो क्या वाकई इस मौसम में बिल्कुल कुछ आपने सच्चाई बिल्कुल है बजा कहा। पेशेंट्स डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं कि इस मौसम के साथ ये होगा। यकीनन थोड़ा बहुत असर तो मौसम का आपकी बॉडी के ऊपर होता है। जैसे गर्मियों में आप ज़्यादा जो है वो लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है, आपका बॉडी में से जो फ्लूइड्स का लॉस हो रहा होता है। अब ये वाला जो मौसम होता है मॉनसून का, वो ज़्यादा हॉट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है, हर वक्त आपको पसीने आ रहे हैं, और उसमें जो है वो यूँ समझें कि एक लेथार्जी की कैफियत लोग बयान करते हैं। यकीनन मौसम का थोड़ा बहुत असर तो होता है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसकी कोई बहुत क्लियर लॉजिक नहीं है फीलिंग्स की। कुछ मौसम में आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, कुछ बुरा कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं। देखिए गर्मियों में आप ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं कि शदीद गर्मी है और जिस्म थका हुआ है। इसी तरह से मेन रीज़न मैं समझती हूँ कि ये होती है कि अगर आप अपने आप को वेल हाइड्रेट नहीं रखते और आपकी फूड अच्छी नहीं है, आप हेल्दी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, अपने आप को फिट नहीं रख रहे, तो किसी भी मौसम में आपको किसी किस्म की फीलिंग्स भी आ सकती हैं। तो चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि जैसे मैंने कहा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, नहाएं, एक्सरसाइज करें, तो ये फीलिंग्स जो है वो बॉडी में दर्दों वाली और डिफरेंट बीमारियों को कैच करने वाली, उनसे आप काफ़ी हद तक अवॉइड कर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पानी तो हम पीते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है? उसमें भी ये है कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत गर्मी में जा रहे हैं तो आप ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नींबू पानी बहुत बेहतरीन एक
फ्लूइड है जिसको आप इस्तेमाल करें, सादा पानी फ्रीक्वेंटली पिएं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस नहीं होता। खासतौर पर अगर आपको डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है तो फिर तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि उसमें एक्सेसिव लॉसेस हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ रूटीन में पानी का अच्छा इस्तेमाल करना जो है वो बेहतरीन होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, आपके कीमती वक्त का। हम बात कर रहे थे आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं, आजकल जो हमें कि मौसमी बीमारियां हम इसको कहते हैं, मॉनसून वेदर अपने साथ कुछ बीमारियां लेके आते हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे। हमारे साथ मज़हर साहब भी मौजूद हैं और अभी वो कुछ जो है तख्लीक कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। बिल्कुल, अच्छा, आपने कहा ना कि मौसमी कुछ बीमारियां होती हैं, तो मौसमी बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ बीमारियां तो हमें वैसे ही फील हो जाती हैं और कुछ बीमारियां एक्चुअल में होती हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। जो असल बीमारी होती है उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। जो हमें फीलिंग्स वाली बात डॉक्टर साहबा ने की थी ना, कि हम फील कर लेते हैं और फील कभी ज़्यादा भी ले जाते हैं। बहरहाल जी, कुछ ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा नंबर्स कितने हो सकते हैं? मैट्रिक का रिजल्ट आया अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कितने हो सकते हैं 1200 में से? हम हैरान हो जाते हैं आजकल के बच्चों के नंबर देख कर। कहा जाता है कि जितने में आजकल एक स्टूडेंट पास होता है उतने में पहले ज़माने में 3-4 स्टूडेंट पास हो जाते थे। लेकिन वी आर सो प्राउड एंड वी आर सो ऑनर्ड कि हमारे दरमियान एक ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल की है। और आपको बता देते हैं कि इनका नाम है मोहम्मद अयान काशिफ। दानिश स्कूल सिस्टम में इनका जो है सारी पढ़ाई इन्होंने की और अब जो है मैट्रिक के इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दानिश स्कूल मियांवाली के मोहम्मद अयान काशिफ ने बोर्ड में 1190 नंबर लेकर अपनी काबिलियत जो है उसका लोहा मनवाया है और उस्ताज़ा को भी, अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश की है। आज जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अयान काशिफ। अयान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी। वज़ीर आज़म ने आपको ज़ाती तौर पर मदऊ किया और आपकी सताइश की। अब कितनी मेहनत की आपने ये नंबर हासिल करने के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी बेस है। तो चूँकि मेरी मदर एजुकेटेड थी तो उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया। उसके बाद जो मैंने दानिश स्कूल में एडमिशन लिया तो टीचर्स का हार्ड वर्क और डेडिकेशन है और पर्सनल हार्ड वर्क भी है, तो सब चीज़ें कंबाइंड होके ये पोजीशन मैं अचीव कर पाया। अयान, ये बताइएगा 1190 नंबर आपने हासिल किए, 10 नंबर कहाँ गए बाकी? वो उर्दू एंड इंग्लिश में जो हम कहते हैं कि वो मार्किंग ऐसी होती है। अयान, ये बताइएगा कि जब मैट्रिक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, शुरू से ही आप टॉपर थे या आप मैट्रिक में आके, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ग्रैंड लेवल का एग्ज़ाम है, सिर्फ क्लास के साथ मेरा मुकाबला नहीं है अपनी, तो कितना पढ़ते थे? क्या आपने चीज़ अपने माइंड में रखी कि टारगेट ये था, या जब रिजल्ट आया तो पता चला कि ओ माय गॉड आई एम द फर्स्ट वन? नहीं, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि यू कैन डू इट। सो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस थी और मेरी भी। आई वाज एक्सपेक्टिंग सम पोजीशन बट नॉट द टॉप पोजीशन और आई कुडंट बिलीव इट एंड इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट। तो टीचर्स को पहले मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी और मैं शुरू से ही इस पोजीशन पे रहा। ज़बरदस्त। और दानिश स्कूल ने कितना इस चीज़ में रोल प्ले किया है? दानिश स्कूल के टीचर्स का आपने जिक्र किया है, दानिश स्कूल में जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को उस हवाले से बताइएगा। जी आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो हमारे दानिश स्कूल्स को जाता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टीचर्स हैं वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ हमारे पास लाइब्रेरीज भी है, लेबॉर्ट्रीज भी हैं, 24/7 हमारे पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी। अगर किसी भी वक्त हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है ताकि हमारे पास एक बैलेंस मेंटेन रहता है हमारी स्टडीज़ के बीच में और हमारी जो फिजिकल फिटनेस के बीच में। तो आई थिंक जो टीचर्स की जो डेडिकेशन और जो हार्ड वर्क है उसका एक बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल, हम देखते हैं कि अयान, ये टीचर्स की डेडिकेशन, टीचर्स का हार्ड वर्क ही होता है जो बच्चों को एक प्रॉपर पाथवे पर लेकर चलता है। तो ये बताएं कि अयान हर वक्त पढ़ता रहता है या जो आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं उसमें भी आप जो इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिफरेंट गेम्स, उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं या सही बुक वॉर्म है आप? नहीं, आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फुटबॉल। हमारे जो इंटर हाउसेस कॉम्पिटिशन्स है वो भी कंडक्ट करते हैं, उसमें आई पार्टिसिपेट इन फुटबॉल एंड आई ऑल्सो लाइक ड्राइंग। सो मैं इन चीज़ों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट मैं करता हूँ। आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है जो आप स्टडीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आपको उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ताकि एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल सही है। तो यान, अपनी टीम में एज ए फुटबॉलर आप कौन सी पोजीशन पर खेलते हैं? जी मैं मिडफील्डर में। क्या ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप फ्रंट लीड कर रहे हैं पूरे
पंजाब में मैट्रिक के रिजल्ट्स को आपने लीड किया और वहाँ पर आप मिड फील्डर हैं, तो क्लास में कंपटीशन था, बाकी आसपास के स्कूल्स में कंपटीशन था, कुछ स्टूडेंट्स थे जो टॉपर थे जिनके साथ कंपटीशन था? जी जी, हमारी क्लास में भी कंपटीशन था और मैंने अपना माइंडसेट बनाया था कि इस बार पोजीशन लेनी है बोर्ड में, और टीचर्स ने भी इनकरेज किया था और टीचर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और इन्हें कोऑपरेट किया। और जी बिल्कुल कंपटीशन तो था क्लास में भी। तो अयान ये बताएं कि आगे आपने प्री मेडिकल की तरफ जाना है या प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाना है, क्या बनना है आगे? जी आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट है, आगे उसी में परस्यू करना है करियर। तो अभी तक मैट्रिक में आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था, जिसके बारे में ये था कि अयान उसको 5-10 मिनट 1 घंटा भी दे तो बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो अयान को दिल नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मेहनत करना पड़ती थी? फिजिक्स एंड आईटी फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड उर्दू थोड़ा कम। उर्दू थोड़ा मुश्किल था। हेलो सही सही अयान। अच्छा, अयान का जो फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड आईटी है, तो फिजिक्स में तो जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको जो थ्योरम्स वगैरह उनको याद नहीं करना पड़ता। अयान, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि मेनली हम देखते हैं कि जो मैट्रिक का या हमारा एफएससी का ए या ओ लेवल्स का जो टाइम होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। आपकी क्या रूटीन थी? एग्ज़ाम से पहले तैयारी करना सही शुरू की 1-2 महीने पहले ज़्यादातर, या आप रूटीन में ही पढ़ते थे? रूटीन में ही आपकी जो थी स्टडी घर आके कितनी आवर्स करते थे? आई थिंक जो आप एग्जाम से 2 महीने पहले, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको मैनेज करना है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप साथ साथ मेहनत करें तो आपको जो एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल भी आपको बर्डन फील नहीं होता। तो आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंटली साथ साथ अपना हार्ड वर्क जारी रखें, साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, तो आपके लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी बर्डनाइज नहीं होंगे। बिल्कुल सही। तो अयान, क्लास में जो स्टूडेंट्स थे जिनके साथ कंपटीशन था, कुछ फ़र्क था उनमें और अयान में जो अयान की पोजीशन आई, या फिर अयान से जब हम नॉर्मली जितने भी टॉपर्स हैं उनसे पूछते हैं ना कितनी तैयारी हो, कहते मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, मेहमान आ गए, कुछ ऐसे बहाने बनाता था अयान, या फिर अयान खुल के बता रहा था कि मैंने तैयारी की है? जी जी, समटाइम्स आई वाज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रिपरेशन, बट मेहनत थी और ये अचीव कर पाए हूँ। समटाइम्स आपको होता है कि आप अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड नहीं होते, पर समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं कह देता था कि अभी तैयारी नहीं है, लेकिन तैयारी तो अच्छी होती। तैयारी अच्छी होती लेकिन कह देता था कि तैयारी अच्छी नहीं है। सही, जो टॉपर्स का एटीट्यूड होता है ना वैसे ही होता था। तो यार, अगर फ्रेंड्स थोड़ी सी हेल्प मांगते थे ड्यूरिंग द एग्जाम्स या ऐसे ही रूटीन में कि थोड़ा समझा दो, टेस्ट से 10 मिनट पहले कोई कंसेप्ट क्लियर कर दें, पढ़ाते थे उन्हें थोड़ा सा बताते हैं या कहते हैं कि नहीं भाई अपना अपना पढ़ना है? जी 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 जी, बिल्कुल हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। आई थिंक हेल्प करनी भी चाहिए ताकि उनको भी इनकरेज करना चाहिए, और साथ साथ टीम वर्क से आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए, जो मैं करता था बिल्कुल। अच्छा यार, ये तो बड़ी सिंपल सी बात लगती है कि मेहनत की और पोजीशन मिल गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 9th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं मैट्रिक में, 10वीं के इम्तिहानात में, कि उनके अच्छे नंबर आ जाएं, जो कमी वहाँ रहेगी उसको पूरा कर लें। टिप्स क्या बताएंगे आपके, कैसे मेहनत करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आई थिंक फर्स्ट थिंग जो है आपको कंसिस्टेंसी है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप एग्जाम से 2 महीना पहले अगर आप अपनी स्टडीज को टाइम दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थ्रू आउट द ईयर साथ साथ अपना मैनेज करना पड़ता है। और जो आपके अगर 9th में आई थिंक अगर मार्क्स कहीं पे डिडक्ट हुए हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर आप उसको साथ साथ अपने माइंड में सही। अयान अच्छा, काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपर्स जो है ना रिजवान, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते वैसे अपने मार्क्स से। ये तो लाजमी है कि टॉपर्स को लगता है कि हमारे मार्क्स जो है कम ही आए हैं, और अगर इवन 10 में से 9 आए ना तब भी वो बड़े परेशान हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अयान काशिफ, और हमारी तरफ से एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारकबाद इस ज़बरदस्त कामयाबी पर। और आप यूँ ही आने वाले अपने जितने भी आपके लेवल्स हैं उनमें कामयाब हों, और जब प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ हो तो उसमें भी आप ऐसे ही कामयाबियाँ समेटें, ऐसे ही टॉप करें। और अब हम बढ़ेंगे मज़हर शहजाद साहब की जानिब। मज़हर साहब ने क्या ज़बरदस्त चीज़ तकलीफ की है, क्या कहेंगे मज़हर साहब? ये एक बड़ा मुकद्दस महीना है, इसमें कुर्बानियाँ और बिलाशुबा अब इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो ढकी छुपी हो। सबको पता है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे जदीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो पैगाम है इमाम अली मकाम का, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, मैं ये समझता हूँ कि ये पैगाम है बिलाशुबा। और इस वक्त चाहे
ईरान के हों, चाहे अरब के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे टर्किश हों, इस वक्त मुसलमानों को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दुनिया बदअमनी की तरफ जा रही है, तो उसको हमने रोकना है सब। बिल्कुल ज़बरदस्त पैगाम दिया आपने, और यही पैगाम हम अगर कनेक्ट करें अपने सोशल मीडिया के साथ, तो सोशल मीडिया में आज गिविंग डे मनाया जा रहा है, और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है नेगेटिविटी को फैलाने के लिए। हम ये ऐसा मीडियम हमारे पास मौजूद है कि हम इस मीडियम के ज़रिए लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम इत्तेहाद बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जनाब, सोशल मीडिया गिविंग डे के हवाले से आपको बता देते हैं कि गिविंग डे का मकसद ही बेसिकली ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है सोशल मीडिया पे, जिस पे आप दूसरों को हेल्प के लिए जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आपकी स्किल्स की हेल्प हो, चाहे वो आपकी रिसोर्सेज की हेल्प हो, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे समटाइम्स हमारी एक ऐसी कम्युनिटी बनी होती है जिससे हम मशवरा ले रहे होते हैं। आपने देखा होगा रिजवान, हम वैसे भी पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि लॉ से रिलेटेड कोई मशवरे चाहिए हो तो लॉयर्स ने कम्युनिटी बनाई है कि आप हमसे ले, इसी तरह मेडिकल से रिलेटेड मशवरे चाहिए हो तो मेडिकल डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है उन्होंने कम्युनिटी बनाई है। तो ये आज का गिविंग डे है, कोशिश करें कि देने वाले बने। आइडियाज़ हैं आपके पास, आइडियाज़ दें अच्छे, किसी को हेल्प चाहिए हेल्प करें, किसी को गाइडलाइन चाहिए तो उसको गाइडलाइन कर दें। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे प्रोग्राम में ऐसे महीने की जो कि एसार सिखाता है, एक ऐसा महीना जो कि कुर्बानी का दर्स देता है, एक ऐसा महीना जो रब ताला की अतात का दर्स देता है। हम बात कर रहे हैं मुहर्रम उल हराम की। आज 8 मुहर्रम उल हराम है और हम देखते हैं कि जिस तरह मुहर्रम के दिन आगे बढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं कि जो एसार का जज्बा है, कुर्बानी का जज्बा है, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानियाँ हैं उनको जब हम याद करते हैं तो हम तमाम मुसलमानों के दिल में ये बात, ये अहद, ये जो हमारी कोशिश है, जो कि हम तमाम मुसलमान जिस पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमने रब ताला की अतात के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी है। हमने रब ताला की अतात के आगे कभी भी ये नहीं देखना कि अगला हमारे सामने कितना बड़ा सरदार है, कितना स्ट्रॉन्ग है। हमने अपने रब के सामने सर झुकाना है, और सर झुकाने का ही दर्स हमें मुहर्रम देता है, सर झुकाने का दर्स ही हमें इस्लाम देता है। बिल्कुल, और जो मुहर्रम उल हराम की हम बात करते हैं, तारीख़ के औराक इस बात के गवाह हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन अहले बैत, उनके तमाम रुफ़क़ा और जो खानवादा रसूल हैं, उनकी कुर्बानी कितनी अजीम कुर्बानी है कि ता क़यामत ये कुर्बानी अमर रहेगी। तमाम अहले बैत से मोहब्बत, उनका तक़द्दुस, उनकी ततहीर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से है। हमें यह हक अदा करना है। हमारे लिए तमाम अहले बैत एक बराबर हैं, उनसे मोहब्बत, उनका एहतराम, उनसे खुलूस रखना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। नाज़रीन, आज 8 मुहर्रम है। 8 मुहर्रम हराम के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार की विलादत 4 शाबान सन 26 हिजरी और शहादत मैदान करबला में सन 61 हिजरी में हुई। आप हज़रत बीबी उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। हज़रत अब्बास को अबुल फजल, अलमदार और बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। करबला में हुसैनी फौज के कमांडर हज़रत अब्बास शहनशाह वफा और सिकाए सकीना के तौर पर मशहूर हैं। आप मैदान करबला में यजीदी फौज के लिए खौफ की अलामत थे। हज़रत अब्बास अलमदार को निहायत खुश चेहरा नौजवान होने के नाते कमरे बनी हाशिम का लक़ब दिया गया। आप करबला में अपने भाई हुसैन इब्ने अली के लश्कर के अलमदार थे। यजीदी लश्कर ने जब पानी बंद किया तो जहां बड़ों ने सब्र किया, वहीं बच्चे प्यास से निढाल थे। लेकिन हज़रत अब्बास अलमदार अपनी प्यारी भतीजी सकीना के पानी मांगने पर रह न सके और मशको अलम थामा और दरियाए फुरात की जानिब रवाना हो गए।
فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف واپس جانے لگے تو اس دوران گھات لگائے یزیدی فوج نے پانی کے مشکیزے کو تیر کا نشانہ بنایا اور نیزوں اور تیروں کی بارش کی۔ اس کوشش میں حضرت عباس علمدار نے اپنے دونوں ہاتھ شہید کروا دیے اور خود بھی شہادت پائی۔ حضرت امام حسین جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور چور تھے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہی شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے، شہادتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جو عزت، جو مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے خاندان کی قربانی، بچوں کی قربانی، خواتین کی قربانی، اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو رضوان، ہم تمام خواتین، ایون جو مسلمان بچے بھی ہیں، وہ بھی ان دنوں میں جو ہے اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اس درد کو آج بھی اپنے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین تھیں، جس طرح انہوں نے بہادری سے، شجاعت سے، ہمت سے مقابلہ کیا اور کبھی بھی نہیں جھکیں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جب کڑے امتحان کا سامنا تھا، جب ہاتھ میں نومولود بچے تھے، تب بھی نہیں جھکی۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے پاک بیبیوں کی قربانی کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس مارکہ حق و باطن میں اگر خواتین نہ ہوتی تو مقصد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شاید ادھورا ہی رہ جاتا۔ شہادت حسین ابن علی کربلا کا پہلا مرحلہ تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کی ذمہ داری خواتین اور بچوں نے نبھائی۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اسیران کے قافلے کی علمبردار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنی۔ تحریک کربلا میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، ان کے گھر کی خواتین تو تھیں ہی تھیں، لیکن اس میں جو غیر ہاشمی خواتین ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ واقعہ کربلا کا ایک اور اہم کردار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم ہیں۔ کربلا کے حوالے سے کم سن بچی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کا کردار بھی اہل دل کے قلوب کو گرمائے بغیر نہیں رہتا۔ مارکہ کربلا میں جناب فضہ سمیت امام حسین علیہ السلام کی ازواج ام رباب اور ام لیلہ سمیت دیگر خواتین نے بھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے دنیا کی خواتین کو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ بخشا۔ کنزہ نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاک دامن بیبیوں کا صبر، ان کی ہمت، ان کا استقلال، اور سب سے بڑھ کر یہ جو مارکہ کربلا تھا، اس میں سب سے بڑا امتحان ان تمام لوگوں کی وفا تھی جو امر ہو گئی تا قیامت، کہ انہوں نے حضرت امام حسین سے جو وفاداری کی، جو نبھائی، جو قسم کھائی، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے دی۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، اس میں کوئی اور رفاقت شامل نہیں تھی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے جو علم بلند کیا، اس علم کو بلند رکھنے کے لیے یہ قربانیوں کی داستان طویل ہے اور یہ تا قیامت ہے۔ بالکل رضوان، جس طرح ہم قربانیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وفا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ سے جو وفا نبھائی، اور اس حد تک وفا نبھائی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں صرف مسلمانوں کی، تو یہ صرف مسلمانوں کا کوئی مارکہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمین بھی، جو نان مسلم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پرچم سربلند کیا، جو علم سربلند کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حق و باطل کا تھا، وہ ہیومن رائٹس کا تھا، وہ ڈیموکریسی کا تھا۔ آج کے دور میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل اگر صرف واقعہ کربلا ہم سن لیں یا واقعہ کربلا کو سمجھ لیں تو ہمیں تمام مسائل کا حل ملتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں مذہبی اسکالر علامہ امین شہیدی نے جوائن کیا ہے۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور آپ سے جاننا چاہوں گی آج 8 محرم ہے، اس دن کے حوالے سے، اس دن کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मजहबी स्कॉलर हैं। 8 मुहर्रम उल हराम की तारीख़ क्या कहती है और आज की तारीख़ 61 हिजरी में कौन कौन सी कुर्बानियाँ थी? हज़रत अब्बास की शहादत और उनकी कुर्बानी जो उन्होंने वफ़ा निभाई, आज का दिन कितना सख्त। और हम देखते हैं कि 10 मुहर्रम जब आता है, सिर्फ 10 मुहर्रम नहीं बल्कि इससे कबल वो तमाम तर रोज़ जब ये काफ़िला इस सफ़र पर रवाना हुआ और इसकी मंजिल थी खुदा ताला की खुशनुदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात फरमाई, जो दर्स दिया हक़ का, उस पर कायम रहने के लिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए था। बिल्कुल जनाब, आज 8 मुहर्रम उल हराम है और हम 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो अभी हमने पाक बीबियों की कुर्बानी के हवाले से बात की। हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी का जिक्र करते हैं। हम बात करते हैं उन नौमौलूद बच्चों की कुर्बानी का जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जान की बाजी हारी। उनके वालिदैन ने, उनके बड़ों ने उनको तड़पता देखा, लेकिन हक़ को बातिल की जंग में साथ हक़ का दिया, रब ताला का साथ दिया, हक़ का अलम सरबुलंद किया। कभी भी बातिल का, कभी भी झूठ का, कभी भी जालिम का, कभी भी मगरूर का साथ नहीं दिया। और दीन इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स देता है। आज हम तमाम मुसलमानों पर ये बात फ़र्ज़ होती है कि आज भी हम हमेशा हक़ का साथ दें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब हम कुर्बानियाँ देखते हैं, उनकी ज़िंदगी देखते हैं, तो हमारे लिए वो मशले राह है, हमारे लिए वो एक वे आउट है, हमारे लिए वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और ख़ास तौर पे फिर जिस तरह पाक बीबियों ने सब्र किया, जिस तरह पाक बीबियों ने कुर्बानियाँ दी, वो हम तमाम मुसलमानों के लिए मशले रहा है। और उसके बाद हमने देखा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस तरह सब्र के साथ, जिस तरह हिम्मत के साथ जालिम के आगे खड़ी हुई, वो तमाम ख़वातीन के लिए मशले राह हैं कि कभी भी हमने जुल्म और ज़्यादती के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। बिलाशुबा। और हम देखते हैं कि जो वो तमाम पैरामीटर्स हैं वो तय कर दिए, हक़ और बातिल की पहचान को मज़ीद वाज़े कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हक़ और बातिल की पहचान बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तमाम तर तालीमात का अमली नमूना हमारे सामने है। इसके बावजूद मज़ीद वजाहत हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी ने की कि हक़ और बातिल में फ़र्क किस चीज़ का है। आज हमें अगर हक़ और बातिल में फ़र्क तलाश करना है तो उसवा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सामने है। किस तरह से वो तमाम तर आमाल उनको निभाया, जो तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो बिशारतें दी, उनको पूरा करने के लिए जो सख्तियाँ झेली, करबला के मैदान की भूख, प्यास और चारों तरफ अफवाज यजीद जिन्होंने घेर रखा था, पानी बंद कर दिया गया था, इसके बावजूद ज़बान पर सिर्फ कलमा हक़ था और हक़ की सरबुलंदी के लिए सर तक कटवा दिए। बिल्कुल। और जिस तरह हमने देखा कि रिजवान आप बात कर रहे थे कि चारों तरफ अफवाज यजीद थी, चारों तरफ ख़तरा था, चारों तरफ शहादत थी, चारों तरफ कुर्बानियाँ थी, लेकिन रब ताला के साथ ऐसा रुजू, रब ताला के साथ ऐसा लिंक, रब ताला के साथ ऐसा रिश्ता कि जान देते हुए भी नहीं सोचा। ऐसा नहीं था कि नहीं पता था कि क्या होगा, सब पता था कि दीन हक़ के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ, पता था कि ये आखिरी दिन है, लेकिन हक़ के लिए आवाज़ सर बुलंद की, हक़ के लिए बच्चों का नजराना पेश किया, हक़ के लिए ख़वातीन खड़ी हुई। और यही दीन इस्लाम का दर्स भी हम देखते हैं कि यजीदियत कभी नहीं चली और हुसैनियत का दौर हमेशा रहा है, हुसैनियत का दौर हमेशा रहेगा। हमसे पहले लोग भी हुसैनियत के दौर के थे, आज भी हुसैनियत का दौर है, हमारे बाद भी हुसैनियत का ही दौर रहेगा। और पूरी अक़वाम जिन पर जो जुल्म का सामना करती हैं, या फिर जहां हम हक़ और बातिल को आमने सामने देखते हैं, इसके लिए शोरा ने भी कहा ना कि ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स बोले पुकारेगा हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अब हम बात करते हैं, अगर हम मुहर्रम उल हराम की रिजवान, तो क़ीदत तो है हमारी एसार कुर्बानी, लेकिन इसके साथ साथ अभी जिस तरह मज़हर शहजाद साहब प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि इत्तेहाद, बैनुल मुस्लिमीनी इत्तेहाद, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम मुसलमानों का डट खड़े होना, एक साथ खड़े होना। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी भी तो यही दर्स देती है कि साथ खड़े हो, लेकिन हक़ के लिए साथ खड़े होने के हवाले से, इसार कुर्बानी के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। ज़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जानसाराने हुसैन की महफिलें बरपा हैं।
हर जी होश और अहले दिल की आंख शहीदान करबला के गम में पुरनम हैं। खानवादा रसूल ने मैदान करबला में कुर्बानियों के ऐसे चिराग रोशन किए जिनकी रोशनी अंधेरे में हक की तलाश करने वालों को रास्ता दिखाती रहेगी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो तालीमात हैं वो यही बता रही हैं कि जहाँ फितना व फसाद पैदा हो रहा हो वहाँ पर आपने जाबिर के साथ खड़ा नहीं होना। अहले बैत ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इंसानियत को बता दिया कि हमने जुल्म की तरफ, गलत राह की तरफ, फितना फसाद की तरफ नहीं जाना। करबला जहाद व शुजात का मैदान ही नहीं, समाजी तरबियत और नसीहत का मरकज़ भी है, जिसमें शऊर, हुर्रियत, खुददारी, जुर्रत, इसार, कुर्बानी और सब्र इनकलाब का मुकम्मल फ़लसफ़ा है। हज़रत इमाम हुसैन ने दुनिया को यही सबक पढ़ाया कि ज़िंदगी तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन हक़ के लिए खड़ा हो जाना ये कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। मैदान करबला में हक़ को बातिल पर फतह, इंसानियत को ज़िंदगी और अबदी हयात मिली। इसके कसीरुल जहत और आलमगीर पैगामात को समझना और इख्तियार करना वक्त का तकाजा और असर हाज़िर की ज़रूरत है। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। और यही इत्तेहाद है और इसी को हमें परवान भी चढ़ाना है। इसके लिए देखते हैं कि जितने भी मसाइल हैं आज मुस्लिम उम्मा को दुनिया भर में जो मसाइल हैं उसका भी हल इत्तेहाद ही है। बिल्कुल जनाब, और यही दौरे हाजिर की हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट भी है, ये ज़रूरत भी है। जब हम देखते हैं कि इत्तेहाद नहीं है, जब हम देखते हैं कि हक़ व बातिल की जंग में हमें पता नहीं है कि साथ किसका देना है, तो तभी तमाम मसाइल हमारे उजागर होते हैं और उनका हल हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी कुर्बानी में दे दिया है कि हमेशा हक़ का साथ देना है, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो, चाहे सामने मौत मंडला रही हो, लेकिन रब ताला की अतात नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर आप रब ताला की अतात नहीं छोड़ेंगे तो आप चले भी जाएं, अल्लाह ताला आपको अमर कर देंगे। आपके प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।